अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, ईरानी हुकाम और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात की बहाली की तैयारियां जारी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इस पूरे अमल में एक अहम सिफारती किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुँच चुके हैं और वो ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातों के लिए तेहरान जाएंगे, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान बरह रास्त मुज़ाकरात की बहाली समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्किल है। इसी दौरान अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना हो रहे हैं, जहाँ ईरान के जोहरी प्रोग्राम और मुस्तकबिल के सिक्योरिटी इंतजामात पर मुज़ाकरात का नया दौर मुतवक्किल है। दूसरी जानिब जंग बंदी के ऐलानात के बावजूद खित्ते में कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद की हलाकत की इतलात सामने आई हैं और अभी कुछ देर पहले ये इतलात सामने आई है कि 16 मज़ीद लोग जो हैं शहीद कर दिए गए हैं। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी को ईरान अमरीका मुआहदे का अहम जुज़्व करार दिया जा रहा था, ताहम ताज़ा हमलों ने इस जंग बंदी के मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए हैं। ताहम इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर बेन गुवेर ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि पूरा लबनान जलना चाहिए। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली फ़ौज ने लबनान में अपने 4 फ़ौजियों की हलाकत का ऐलान किया था। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम इंटरव्यू में पाकिस्तान के किरदार को खुलकर सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात में मस्बत किरदार अदा किया। और ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान ईरानी क़यादत और मुआशरे को बेहतर अंदाज में समझता है, इसलिए उसकी सिफारती कोशिशें कामयाब रहीं। ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुँचाया, जबकि साथ ही चीन का भी शुक्रिया अदा किया कि उसने तनाज़े में बरह रास्त मुदाखलत नहीं की। इस तमाम तर सूरत हाल ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात, तवानाई की मंडियों और खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से कई नए सवालात पैदा कर दिए हैं। क्या ईरान अमरीका मुआहिदा वाकई पायदार साबित होगा? क्या इसराइल लबनान कशीदगी इस अमन अमल को मुतासर कर सकती है? पाकिस्तान को इस सिफारती कामयाबी से क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और क्या खित्ते में एक नए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की बुनियाद रखी जा रही है? इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मैं इस वक्त ज्वाइन कर लिया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर खालिद साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी 60 रोज़ का सफ़र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए और हमने देखा कि कल 4 बजे जो जंगबंदी का ऐलान किया गया था लबनान और इसराइल के दरमियान, हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान, तो वो दोबारा से उसकी वायलेशन की जा रही है। कल भी 5 लोग शहीद हुए और आज भी 16 रोज़ की शहादत की इत्तलात सामने आई हैं। तो आप बताइए, तो ऐसे फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? और जो इतनी एफर्ट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर अब मोहसिन नकवी साहब दोबारा से एक्टिव हुए हैं, एक बार फिर वो ईरान पहुँच गए हैं, क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस तो ये बता रहे हैं कि बदइत्मादी की जो फजा कायम हो चुकी है ईरान और इजराइल के दरमियान, ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करता है और दूसरी तरफ वो इसराइल को लबनान के हवाले से नकेल डालने से आरी है। और ये बदइत्मादी की सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि अमेरिका पर आयद होती है और इसका आगाज भी अमेरिका से हुआ। खासतौर पर 28 फरवरी को जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर, तो उस अटैक से सिर्फ चंद घंटे कबल ही ट्रंप ने बयान दिया था कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, और ये बयान देने के 24 घंटे बाद इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। और अब फिर 28 फरवरी से लेकर आज तक इन्होंने कई मौकों पर कहा कि ईरान के साथ मुआहदा होने वाला है, बहुत करीब है। उसके बावजूद ना सिर्फ अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे, बल्कि इसराइल ने भी सीज फायर वायलेशंस जारी रखी लबनान के खिलाफ। तो ये बदइत्मादी 1 दिन, 2 दिन या इवन 60 दिन में भी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। और लग ये रहा है कि इन 60 दिनों को बज़ाहिर तो ये दोनों कैंप्स मुज़ाकरात के लिए रखेंगे इस्तेमाल, लेकिन दरपर्दा ईरान अपनी तैयारी भी जारी रखे हुए है। कल की खबर थी कि इराक में ईरान ने अपने मिलिशिया ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर दोबारा जंगबंदी खत्म होती है या मुआहिदा ये नहीं होता, तो ईरान इन मिलिशियास के जरिए जो गल्फ में मौजूद अमेरिकी प्रेजेंस है उसको वो निशाना बनाना चाहेगा। इसी तरह ईरान ने अपना जो एरियल डिफेंस सिस्टम है, जो किसी हद तक जंग से मुतासर हुआ था, उसको भी दोबारा रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। अपने असले के जो डिपो हैं उनको दोबारा भरना शुरू कर दिया। और अमेरिका भी पीछे नहीं है। इसराइल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसराइल ने तो हमेशा से ये अपना वतीरा रखा है
कि एक तरफ ये सीज फायर करता है और दूसरी तरफ कत्लेआम जारी रखता है। गजा का देख लीजिए, गजा में कत्लेआम और ये जेनोसाइड जब इन्होंने शुरू किया था फलस्तीनियों का, 2 साल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक सीज फायर भी की गई, लेकिन उस सीज फायर के बावजूद इसराइल आज भी गजा में फलस्तीनियों को मार रहा है। लबनान में भी यही हालात है। तो मेरा ख्याल है कि इसराइल अब कुछ महीने बाद इंतखाबात की भी तैयारी कर रहे हैं नेतन्याहू, और नेतन्याहू इससे भरपूर सियासी फायदा उठा रहे हैं जंग से। तो वो नहीं चाहेंगे कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि इसराइल में जो शिद्दत पसंद कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनके मुआशरे में, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ज़ायनिस्ट इस वक्त सिर्फ नेतन्याहू की जमात में नहीं है, बल्कि इसराइल के मुआशरे पर भी इनकी जो एंट्रेंचमेंट है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, और वो ये चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे जब तक कि किंगडम ऑफ डेविड का कयाम अमल में ना आ जाए। अब ये किंगडम ऑफ डेविड जो है एक बिल्कुल एक यहूदी ख्याल है, इसको हम मेसियानिक हेलुसिनेशन कहते हैं। और जब मेसियानिक हेलुसिनेशन आपकी पॉलिसीज को ड्राइव कर रही हो, तो आप कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजराइल कोई रैशनली एक्ट करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़े अहम नुकात सर आपने उठाए हैं। मसला तो इतने अरसे से वही चला रहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट था। ईरान को पता था कि उनको एतबार नहीं है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था। तो ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह, लेकिन जो सर MOU पर जो दस्तखत हुए हैं, जो 14 पॉइंट्स दोनों पार्टीज़ ने एग्री किए हैं, पाकिस्तान की सालिसी में, कतर की सालिसी में चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी हैं, फिर आगे बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू होने हैं। तो उससे पहले हालात इस तरफ जा रहे हैं, लबनान में दोबारा से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, और फिर तातुल का शिकार है ये मुज़ाकरात। तो हम फिर क्या समझें, जो MOU था उसकी फिर कोई हैसियत नहीं थी? MOU लग ये रहा है कि ट्रंप इस वक्त कशमकश का शिकार है। ट्रंप की एक लेगेसी रही, जब पिछले दौरे सदारत में इन्होंने अमेरिका को डिसएंगेज किया उन जंगों से जो ये समझते थे कि अमेरिका के खजाने पर बोझ हैं, जो अमेरिका के लिए एक लायबिलिटी बन रही है। इन्होंने इराक से डिसएंगेज किया था, अफगानिस्तान से डिसएंगेज किया था, लेकिन जब ये ईरान में इजरायली मिसएडवेंचरिज्म का हिस्सा बने, तो उस वक्त कयास ये किया जा रहा था कि शायद जेरार्ड कुशनर जैसे जो इवेंजेलिकल इनकी कैबिनेट में मौजूद हैं, उनके दबाव में आके ट्रंप ने ये फैसला किया है और उन्होंने ईरान के खिलाफ जारियत की है। अब इन्होंने जंग शुरू तो कर दी, लेकिन जो इन्होंने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रखे थे वो इन्हें नहीं मिले कई महीने गुजरने के बावजूद। मिसाल के तौर पे ये ईरान में रिजीम चेंज चाहते थे, आज भी ईरानी रिजीम वैसे ही इंटैक्ट है, बल्कि शायद जो पिछली नस्ल थी ईरानी लीडर्स की वो तो कुछ मोतदिल थी, लेकिन अब जो नस्ल रिप्लेस की है इस जंग के, वो तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं इस जंग में, जिन्होंने अपनी औलादें खोई हैं, और वो किसी भी तरह से अमेरिका के साथ कोई ऐसा मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है जो ईरानी कौमी सलामती के लिए आने वाले दिनों में खतरा बन जाए। इसी तरह से अमेरिका चाहता था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म हो जाए, वो भी एक ढकोसला था, क्योंकि जो पिछली लीडरशिप थी ईरान की, उन्होंने तो क्लियरली कहा था कि ईरान एट न्यूक्लियर बम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब वो खतरा था ही नहीं, वो खतरा एक कंस्ट्रक्ट किया गया था अमेरिका की तरफ से। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अक्टूबर में मिड टर्म इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर ये जंग इन 60 दिनों में खत्म नहीं होती है, तो ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक हारी हुई जंग के साथ मिड टर्म इलेक्शंस लड़ें। ये जंग अमेरिका में अवामी मकबूलियत खो चुकी है। इस वक्त 70% अमरीकी ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के मुखालिफ हो चुके हैं। तो लग ये रहा है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है इनकी खारजा पॉलिसी पर, जो ट्रंप की कैबिनेट में इवेंजेलिकल बैठे हैं, जेरार्ड कुशनर जैसे, और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज इवेंजेलिकल, ये जब तक सबसाइड या साइडलाइन नहीं होंगे, ट्रंप के लिए इस जंग से निकलना खासा मुश्किल हो जाएगा। नेतन्याहू, लाइक आई सेड, कि इजराइल में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और उनका फायदा इसी में है कि ये जंग अगले 60 रोज भी जारी रहे, ताकि एक मर्तबा फिर वो इजराइल के वजीर आजम बने। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने मिड टर्म इलेक्शंस की बात की है, ये तासुर तो दुरुस्त मिल रहा है हमें कि पॉलिटिकली काफ़ी मुखालिफत जो है डोनाल्ड ट्रंप की उनकी काबीना की जा रही है। मिड टर्म इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल कैपिटल डोनाल्ड ट्रंप ने इतने दिनों में जो लूज़ किया है, क्या वो रिकवर कर पाएंगे अगर जंगबंदी बरकरार रहती है और कोई मुआहिदा हो भी जाता है इलेक्शन से पहले? बहुत अहम नुक्ता है ये, जो पॉलिटिकल कैपिटल ट्रंप ने खोया है इस जंग के बाद, इसको रिकैप्चर करने के लिए ट्रंप को कम से कम 2 माह का अरसा दरकार होगा।
क्योंकि अमेरिकन जो वोट बैंक है उसके बारे में कहा जाता है, जिस तरह पाकिस्तानियों की एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसी तरह से अमरीकियों की जो सियासी यादाश्त है वो भी खासी शॉर्ट टर्म है। आज इस वक्त हम 20 जून की बात कर रहे हैं, अगर 20 अगस्त तक, जो कि 60 दिन पूरे हो जाते हैं, ये मफाहमती यादाश्त अगर मुआहदे में तब्दील हो जाती है, तो 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक ट्रंप के पास 2 माह होंगे कि इस जंग को वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने एक फतह के तौर पर पेश कर सकें, इसके फवायद अपने लोगों को बता सकें और इन्हें जो सियासी नुकसान हुआ है उसका वो अजाला कर सकें। तो यकीनन ट्रंप ये चाह रहे होंगे कि अगले 60 दिन में इसका कोई मंतकी अंजाम तक ये जंग पहुंच जाए। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि ओबामा की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कार्रवाई नहीं की और ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई बड़ी ज़रूरी थी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौजी कार्रवाई कर ली है और 108 दिन जंग में रह के भी देख लिया है और उसके बाद मुआहदे के लिए तड़पता तड़पता अपने आप को भी देख लिया है, तो इस जंग से ट्रंप ने क्या हासिल किया? ट्रंप और उनकी काबीना एक बिल्कुल नया नैरेटिव आजकल दे रहे हैं अमेरिकी मीडिया में। पहले ये कहते थे कि हम ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं ईरानी रिजीम के खात्मे के लिए। अब जो नया बयानिया है इनका, उसमें वो कहते हैं जी रिजीम का खात्मा तो हमारा मतमय नजर था ही नहीं, हम तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हम खत्म करना चाहते थे, हम तो ईरान की जो सिक्योरिटी एक ताकत है इंटरनल सिक्योरिटी की, उसको डीकैपिटेट करना चाहते थे और वो हम कर चुके हैं। अब बात यह है कि इस बयानिए में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जंग से पहले दुनिया ने देखा था कि ईरान के खिलाफ, ईरानी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तादाद में ईरानी सड़कों पर निकल रहे थे, महंगाई की वजह से, बदउनवानी की वजह से। लेकिन जब जंग हुई तो उसने पूरे ईरानियों को एक कौम बना दिया और जो थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी थी ईरानी रिजीम के खिलाफ मुखालफत की, अब वो भी ईरान की हुकूमत की हिमायत में सामने आ गए। तो वो अब ट्रंप गलती कर बैठे, उस गलती को तस्लीम तो ये नहीं करेंगे कंसीडरिंग हिज पर्सनालिटी। एक नया बयानिया ये देने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वोट बैंक ये बयानिया किस हद तक खरीदेगा, दैट्स एनीबॉडीज गेस। हाँ, एक चीज जरूर है कि ट्रंप अगर इस जंग को मजहबी नुक्ता नजर से बेचने की कोशिश करते हैं, जो इन्होंने पिछली अपनी कैंपेन्स में भी किया है, तो शायद अमेरिका में ये जंग बिक जाए। उसकी वजह यह है कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस अमेरिका में 40% वोटर ऐसे हैं जो इवेंजेलिसिज्म से ताल्लुक रखते हैं। और पिछली जो इनकी दौरे जो कैंपेन थी ट्रंप की, उसमें इन्होंने बड़ा एक आप कह लें कि माहिराना इस्तेमाल किया था मजहब का। मिसाल के तौर पे ट्रंप ने एक मौके पे कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट इलेक्शंस फॉर यू। मिसाल के तौर पे, यानी इसका मतलब ये है कि इस इलेक्शन के बाद वो एक जो पेगन किंग आना है बिब्लिकल प्रोफेसीज के मुताबिक, वो आ जाएगा और आर्मागेडॉन होगी क्रिश्चियंस के दरमियान और नॉन क्रिश्चियंस के दरमियान। तो ये इसको एक मजहबी रंग देकर अब बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन सियासी या स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से देखें तो अमेरिका वो मकासद हासिल नहीं कर सका जिसके लिए इन्होंने ईरान से जंग शुरू की। तो डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तान की जो सिफारती एफर्ट्स हैं दोबारा से बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई हुई हैं और मोहसिन नकवी साहब पहले मशहद पहुंचे थे, फिर अब तेहरान पहुंच चुके हुए हैं और वहां पर उन्हें अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात कर ली है। अब उनके इस विज़िट को हम क्या समझें, क्योंकि वो तवातुर से विज़िट करते रहे हैं और उस क्रूशल टाइम पर उन्होंने विज़िट किया जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी होती थी। तो क्या हम ये समझें एक और डेडलॉक जो है वो पैदा हुआ है और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान दोबारा से एफर्ट कर रहा है? और आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इन एफर्ट्स का आउटकम क्या नज़र आएगा? क्या दोबारा से ये जो वफूद जो नहीं पहुंच सके थे स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे और वहाँ पे मुज़ाकरात बढ़ सकते हैं आगे? देखिए, जब से ये जंग शुरू हुई ईरान के खिलाफ और पाकिस्तान ने सीज फायर एक मीडिएट किया, उस वक्त से लेके आज तक कई मौके ऐसे आए जब लगा कि मुज़ाकरात एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। दुनिया उम्मीद खो बैठी थी, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत, खास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, दे डिडंट गिव अप। इन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी, ईरान के साथ इन्होंने अपने मुज़ाकरात जारी रखे, वो सालसी जारी रखी। रीजन में जो दीगर ममालिक थे उनको भी ऑन बोर्ड किए रखा। तो पाकिस्तान तो आलमी अमन के लिए अपना ये किरदार बड़ी मुखलिसाना तरीके से अदा करना चाह रहा है और पाकिस्तान काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुआ है। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि देखिए, तकरीबन 2.5 माह होने को है
और वो जो एक मारा मारी चल रही थी दोनों तरफ से, वो खत्म हो चुकी है। आबनाए हुर्मुज खुलने के बाद कई लाख बैरल तेल गुजर चुका है वहां से। जी। आलमी मईशत में जो एक अपहीवल्स पैदा हुए थे इस जंग के बाद, वो अब खासे कम हो रहे हैं। तेल की कीमतें आलमी मार्केट में पाकिस्तान में तेजी से कम हुई हैं। फर्टिलाइजर्स का जो एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया था, वो कम हुआ है। एक बहुत बड़े ग़िज़ाई बहरान समझा जा रहा था कि ईरान में शुरू हो जाएगा ब्लॉकेड की वजह से, उसके खतरात कम हो गए। तो पाकिस्तान ने तो आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर दिया है। अमेरिका को भी समहाउ एक ऑनरेबल फेस सेविंग किसी हद तक दे दी है कि अमेरिका डिटैच हो गया है यहाँ से। अब बात रह गई है इसराइल और ईरान की। इसराइल और ईरान के दरमियान ये जो एक रकाबत है, ये कोई नई नहीं है, ये कई दहाइयों से चल रही है और मैं नहीं समझता कि ये आने वाले 60 दिनों में खत्म होगी। आप बिल्कुल देखेंगे कि हल्की फुल्की मारामारी जारी बिल्कुल डॉक्टर रहेगी। साहब, वहाँ से बयान भी सामने आया है। जो इस्राएली वजीर हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये MOU जो है वो हमें पाबंद नहीं करता कि हम उसको फॉलो करें, और वो तो शायद बज़ाहिर तौर पर इससे नाखुश भी दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिए, फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि अगर कशीदगी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या दोनों ताकतें दोबारा से जंग की तरफ जा सकती हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सूरत हाल ये है कि ईरान ने ये कह दिया है कि जी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और लबनान पर हमले जो हैं अब भी जारी हैं, और फिर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं जी? इस वक्त हमें अमेरिका से सीनियर तजज़ियाकार अनवर इकबाल साहब ने ज्वाइन कर लिया। अनवर इकबाल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये तो सूरत हाल किसी और तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है। दूसरा ये कि मोहसिन नकवी साहब दोबारा से तेहरान पहुंच चुके हुए हैं, वहां पर मेल मुलाकातें कर रहे हैं। अब क्या हालात सर इस तरफ जा रहे हैं और ये लग रहा है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या दोबारा से जंग की तरफ बढ़ना है? देखिए, ये बात ज़हन में रखें कि ये बहुत मुश्किल मसला है। यानी इसराइल की अपनी बका का मसला है। ईरान जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि हिज़्बुल्लाह का ख़ात्मा हो, क्योंकि हिज़्बुल्लाह का ख़ात्मा एक तरह से ईरान के मफादात का ख़ात्मा है। तो दोनों फरीक इतनी आसानी से सुलह पे राज़ी नहीं होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका में भी जो समझौता हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। यानी रिपब्लिकन पार्टी में डेमोक्रेट्स और जो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं वो सारे कह रहे हैं कि अव्वल तो इनको जंग नहीं करनी चाहिए थी सदर ट्रंप को, और अगर की तो उसको ख़त्म करना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि हमें समझ में ये बात नहीं आती कि किस लिहाज से अमेरिका कमज़ोर पड़ गया। ना उसकी फ़ौजी ताकत कम हुई है, ना उसकी माशी ताकत कम हुई है। तो फिर हम ईरान की शराइत पे समझौता क्यों करें? अगर हम चाहें तो हम मज़ीद 20 साल भी लड़ सकते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है इस तरीके से समझौता करके निकलने की? या ये भी कहा जा रहा है कि अगर सदर ट्रंप इसराइल को सबक सिखाना चाहते हैं तो और किसी तरीके से करें, इस ईरान के आगे सरेंडर करके क्यों कर रहे हैं? तो एक बड़े मुश्किल फेज में ये सारा जो मरहला है, ये सारा जो मसला है दाखिल हो गया है। किस तरह हल होगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अनवर इकबाल साहब, यही कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहते हैं। अब हालात तो इस तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या अब इसराइल की कोई रीज़न बना के डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे से पीछे हट सकते हैं, या वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त? नहीं, अफोर्ड तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मिड टर्म में वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि तारीख बदल दी जाए। लेकिन अमेरिका की हालिया तारीख में सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो पार्टी जो वाइट हाउस में जो हो, जिसके पास अमेरिका की सदारत हो, वो मिड टर्म इलेक्शन जीती हो। वरना हमेशा वो पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार जाती है। सदर ट्रंप भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि अमेरिकी अवाम का मिजाज ऐसा है, वो इस तरह चेक एंड बैलेंस क्रिएट करते हैं कि एक पार्टी को वाइट हाउस देते हैं तो दोस्त मिड टर्म में, और मिड टर्म रखे ही इसलिए गए हैं 2 साल बाद, एंड दरमियान में बिल्कुल 4 साल टेन्योर के कि उनके जो पावर में जो शख्स है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो अमेरिकी अवाम अमूमन मुखालिफ पार्टी को वोट देते हैं, और ये यहाँ का दस्तूर है।
तो सदर ट्रंप भी समझते हैं। अच्छा, उन्हें ये भी पता है अच्छी तरह कि वो बराह रास्त वोट से जीते हैं। ये बरतानवी पार्लिमानी सिस्टम नहीं है। वो 2 साल से पहले उनको कोई नहीं हटा सकता, वो 2 साल तक बैठे हुए हैं। और वो कांग्रेस के बगैर भी जिस तरह सारे सदर करते रहे हैं, वो भी हुकूमत कर सकते हैं सदारती फरामीन के जरिया। यानी एक एक सदर ने अपने आखिरी 2 सालों में 200-300 फरामीन जारी किए हैं, और सदर ट्रंप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उनका मसला उनकी जो सोच है, उनका जो माइंडसेट है, वो ये है कि जो बात उनके जहन में बैठ जाए उस पर वो अमल जरूर करते हैं। कहा यह जाता है, इसका न्यूयॉर्क टाइम ने अप्रैल के आखिर में ये स्टोरी की थी कि सदर ट्रंप अपने करीबी दोस्तों से, अपने करीबी हल्के में ये कहते हैं कि इसराइल ने उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको ये कह के कि अमरीकी ईरानी अवाम बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी हुकूमत तब्दील करने के लिए, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे वहाँ हुकूमत तब्दील हो जाएगी और आप ईरान में भी हीरो बन जाएंगे। तो वो इस चक्कर में चले गए और अब उनको इस वक्त में बड़ा गुस्सा है, इसराइल से नाराज़ हैं। और वो और ये जो कुछ इन्होंने इक़दाम किए उससे ये लगता भी है। तो मेरा ख्याल है कि वो कायम रहेंगे अपने वादे पे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तेज़ी से अमेरिका के अंदर भी तनकीद हो रही है, उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा इस सारे अमल पर। ठीक है जी, आपके ख्याल में कुछ ना कुछ तो इस सारे मामले पर असर पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर खुर्रम साहब, अब इसराइल भी तो ये सोच रहा है कि उसको इस माहदे से क्या मिला है, क्योंकि हमें सबको पता है कि इसराइल ही तो एक स्पॉइलर है और उसने ऐसा कुछ काम करना ही करना था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब वो कितने प्रेशर में आपको नज़र आ रहे हैं कि वो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात किस नहज पर आपको नज़र आ रहे हैं, और क्या वो इससे आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं? दो चीजें हैं। एक तो ये कि नेतन्याहू 2026 में वही कुछ कर रहे हैं जो 1993 में इन्होंने अपनी किताब द प्लेस अमंग द नेशंस में लिखा था, कि इसराइल की बका का दारोमदार मशरिक वस्ता का नक्शा तब्दील करने पे। और जब से नेतन्याहू बसर इक़्तिदार आए हैं, ये मशरिक वस्ता का नक्शा तब्दील करने पर दरपे है और ये इससे बाज नहीं आएंगे, बेशक अमेरिका और ईरान में ये मफाहमती यादाश्त माहदे में ही तब्दील क्यों ना हो जाए। जहां तक बात है इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात की, तो उसमें दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज को सामने रखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासी हकाइक हैं ग्राउंड पे, उनको मद्देनजर रखिए, और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों के जो बयानात आए हैं गुज़श्ता 3 दिनों में, उनको सामने रखिए। मिसाल के तौर पे रोबियो ने 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल को तंबीह की कि अगर नेतन्याहू अपनी पॉलिसियों से बाज नहीं आता तो इसराइल पूरी दुनिया में तनहा रह जाएगा। रोबियो ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल को तनकीद का निशाना भी बनाया कि ये जंग हमने आपके बिहाफ पे अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसों से लड़ी है, अमरीकी हथियारों से लड़ी है, एंड यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। इसी तरह नेतन्याहू के हवाले से ट्रंप ने अपने जो एक रेटरिक है उसमें खासी शिद्दत आ चुकी है। तो अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात भी यकीनन उतने खुशगवार अब नहीं रहे उस जंग के बाद। उसकी वजह यही है कि ट्रंप was tricked into this war, और अब जब ट्रंप को यह अंदाजा हो रहा है कि इसका एक सियासी नुकसान हो सकता है उनको, उनकी रेप्यूट को, तो वो इससे डिटैच कर रहे हैं और अमेरिका डिटैच कर चुका है। अब अमेरिका को एक फेस सेविंग मिल चुकी है, ये अब बयानिए की जंग रह गई है अमेरिका के लिए, और अमेरिका इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेच सकता है टू सेल एज समथिंग एज अ विक्टोरियस। अच्छा, तो अनवर इकबाल साहब, चूँकि आप अमेरिका में हैं, तो अभी तक अमेरिकी वफ़द जो है वो स्विट्ज़रलैंड नहीं गया। स्टीव विटकॉफ के बारे में कहा जा रहा है शायद वो रवाना हो रहे हैं या हो चुके हुए हैं। जेडी वेंस के हवाले से भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि आज दोबारा से मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होंगे। क्या इत्तलात क्या हैं, ताख़ीर कब तक की है और कब ये दोबारा से शुरू हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ अब सारे फैसले जो है सदर ट्रंप खुद करते हैं, तो यानी इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि आज चले जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जाएंगे। और ज़ाहिर एक डिफ़िकल्ट फ़ैसला है कि क्योंकि यहाँ यानी ऐसा नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त है बात खुर्रम साहब की कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में दरारें पड़ गई हैं और उनके जो इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। लेकिन अब भी इसराइल के साथ हमदर्दी है, बहुत गहरी है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसराइली लॉबी जो है
वो काम करती है। अमेरिका के अंदर और पूरे मगरिब में एक इसराइल की हिमायत मौजूद है, तो फिर ये इसराइल से की हिमायत से आगे बढ़ के बात यहाँ पे भी आ गई है कि ये जो मुफाहमत की दस्तावेज है, इस पे दस्तखत करने के बाद अमेरिका का जो वक़ार है उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है। तो ये बहस भी है। तो मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इस पे आप इस तरह के मतज़ाद बयानात भी सुनते रहेंगे और एक इनडिसाइसिवनेस है ना, जो गो मगो की जो कैफियत है वो कायम रहेगी काफ़ी अरसे तक। अच्छा, गोमगो की कैफियत तो कायम रहेगी, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं कि एक तासुर तो है, मौजूद है, और बल्कि खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। अब इन ताल्लुकात की ख़राबी का ज़्यादा नुकसान अमेरिका को है या इसराइल को सर? देखिए, हम असल में बहर है, हमारा अपना एक अप्रोच है, हमारी अपनी एक सोच है, क्योंकि हमसे मुराद मुसलमानों की अक्सरियत की ख्वाहिश है कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं और इसराइल तन्हा रह जाए। तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, बहुत जल्दी कहते हैं अच्छा ये हो गए, अब ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, अब इसराइल का खात्मा हो जाएगा और इस्लाम का बोलबाला, काफिर का मुंह काला। लेकिन चीज़ें ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, यानी दरारें पड़ गई हैं, कशीदगी आ गई है, कशीदगी बढ़ेगी, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेज़ी से पाकिस्तानी मीडिया कहता है। बिल्कुल, आपको लगता है कि कुछ टाइम तक जो है चीज़ें खुल के सामने आएंगी क्योंकि पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, अभी हम देख रहे हैं कि ईरान बड़ा टफ निगोशिएटर साबित हुआ है और जो 14 पॉइंट्स हमने देखे हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वही चीज़ें जो कि ईरान ने मुतालबा की थी और उनकी चीज़ें जैसे मान ली गई हैं। अब मजबूत ईरान मशरिक़ वस्ता के लिए आप उसे कैसा देखते हैं, ख़ास तौर पर उन अरब कंट्रीज़ के हवाले से ईरान के ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं जहाँ पर अमरीकी बेसिस पर 16 अमरीकी बेसिस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और ताल्लुकात बड़े ख़राब रहे। फिर ये भी इतलात सामने आई कि कुछ अब पैसे शैसे जो हैं वो भी ईरान को दिए गए हैं, कोई 3 अरब डॉलर यूएई की तरफ से दिए गए, कोई 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट भी की गई, फिर सुना कि 6 अरब डॉलर जो है वो कतर की तरफ से भी शायद दिए जा रहे हैं उन्हें, फिर 70 लाख जो बैरल उनका ऑयल है वो भी उनको बेचने की परमिशन जो है वो मिल गई है। अभी पिछले 5 रोज़ में जो ईरान ने अपना तेल की बरामदात से 1.44 बिलियन डॉलर जो है कमा लिए हैं। तो एक मजबूत ईरान क्या मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक अफोर्ड कर पाएंगे? मशरिक़ वस्ता भी अब वो नहीं रहा जो 28 फरवरी 2026 तक था, क्योंकि ईरान पर जब हमला हुआ तो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल दिया। अगरचे ईरान ने हमले तकरीबन तमाम ममालिक पर किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं ईरान की तरफ से वो मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ की गई, कुवैत के खिलाफ की गई, बहरीन और फिर चंद कतर और फिर सऊदी अरब में चल। अब सऊदी अरब और कतर का रिस्पांस या रद्द अमल इतना जारहाना नहीं था, बल्कि उन्होंने इन स्ट्राइक्स के बावजूद ईरान की तरफ अपना जो पोस्चर है वो बहुत दोस्ताना रखा। दोनों ममालिक ने बारहा बयानात दिए कि हम इस मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं, हम पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब ने इस जंग के दौरान ईरान के साथ अपने सिफारती चैनल्स खुले रखे, बातचीत होती रही। कतर का भी यही रहा, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात एक मुख्तलिफ रास्ते पर चल पड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स हुई ईरान की तरफ से, और अब मुत्तहिदा अरब अमारात ये चाहता है कि ईरान के खिलाफ वो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करे, इजराइल और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाकर। अब ये वो अप्रोच है जिस पर सिर्फ ईरान को इतराज नहीं है, इस पे पाकिस्तान को भी इतराज है, इस पे सऊदी अरब को भी इतराज है, इस पे कतर को भी इतराज है, इस पे तुर्की को भी इतराज है। क्योंकि अगर इसराइल और हिंदुस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात में एक सिक्योरिटी प्रेजेंस मिल जाती है तो वो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता को डिस्टेबलाइज करेगी, बल्कि वो जनूबी एशिया को भी डिस्टेबलाइज कर सकती है। जनूबी एशिया को भी वो चीज़ जो है डिस्टेबलाइज कर सकती है। कथा कलामी की मासूद बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। अनवर इकबाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया है तो दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात की बहस एक बार फिर सियासी हलकों का मरकज़ बनी हुई है।
गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट पेश करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एक अहम सियासी ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक किसी किस्म के सियासी ड्राफ्ट या मुफाहमती दस्तावेज़ पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आला का मौक़िफ़ था कि इमरान खान की सेहत, इलाज और मुलाकातों की बहाली तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है और इस मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी बताया था कि पार्लिमानी पार्टी के 92 अरकान ने मुशावरत के बाद बजट पेश करने का फैसला किया, जबकि सूबे का बजट तकरीबन 48 अरब रुपए खसारे के साथ पेश किया गया है। अब हुकूमत का दावा है कि बाली दबाव के बावजूद तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ को तरजीह दी गई है। उधर इस्लामाबाद में भी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात हुई और इसमें एक मरतबा फिर से सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और पार्लिमानी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की दावत भी दी गई है। ताहम तहरीक इंसाफ की क़यादत मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि बानी पीटीआई से मुलाकातों और सियासी कारकुनान से मुताल्लिक मामला हल किए बगैर किसी बड़ी पेशरफ्त का इम्कान कम है। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात और मुख्तलिफ धड़ों की मौजूदगी से मुताल्लिक खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। बास मुबस्सरीन के मुताबिक पार्टी को इस वक्त एक तरफ हुकूमती दबाव का सामना है तो दूसरी जानिब अंदरूनी तंजीमी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात से निकल कर अपनी सियासी क़ुव्वत बरकरार रख सकेगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पार्टी के लिए सियासी ताकत का मरकज़ बनी रहेगी? और क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोई नई राह निकल सकेगी? इस पर जी बात करें ज्वाइन कर लिया है तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफ़ी जान साहब ने। शफ़ी जान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़ी जान साहब, पहले तो ये ऐलान कर दिया कि सिर्फ 3 महीने का बजट पेश करना है, उसके बाद पूरा बजट पेश कर दिया। अब आखिर ये फैसले में तब्दीली क्यों आई फिर आपके? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट का सवाल है तो सीएम अफरीदी साहब की ये ज़ाती ख्वाहिश थी कि वो चाहते थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, मुलाकात में बजट की इश्यूज को डिस्कस किया जाए। उनका इनपुट बड़ा ज़रूरी था, उनकी विजन की अक्कासी हम चाहते थे। और अफरीदी साहब की जो है वो एक ज़ाती ख्वाहिश थी कि मुलाकात अगर नहीं हुई तो हम 3 महीने का बजट पेश करें। फिर हम इसके लिए हमने कानूनी माहिरीन से रब्ता किया, 3 दिन बैक टू बैक मीटिंग्स होते रहे, उनकी राय ली हमने। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से 3 महीने का बजट जो है वो पेश नहीं हुआ और नहीं किया जा सकता था। और फिर ये फैसला जो है पार्टी के सामने रखा गया और फिर पार्टी ने कहा कि आप 1 साल का बजट रखें। तो फिर आपने कल देखा होगा कि सीएम अफरीदी साहब ने 1 साल का बजट पेश किया। और जो है ग्रांट की बात जहां तक है फेडरल हुकूमत की, तो वो तो हमने इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत की है। अगर हमारी अपनी भी ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर पार्टी ने फैसला किया कि 1 साल का बजट पेश किया जाए, जो कल पेश हो चुका है। तो सर, ग्रांट की जो आप बात कर रहे हैं और ड्राफ्ट पर दस्तखत की बात कर रहे हैं, अगर इसमें भी कोई सियासी या कानूनी पेचीदगी आ गई तो इस पर भी आप दस्तखत कर देंगे? और अगले साल भी अगर ऐसी ही सूरत हाल बनी तो आप उस वक्त भी बजट भी पेश कर देंगे और फिर पूरे साल का बजट पेश कर देंगे? खान साहब से मुलाकात आप क्यों नहीं कर पा रहे? आप दबाव डालने की कोशिश करते हैं लेकिन हुकूमत के सर पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से पार्टी जो है अपने मकासद हासिल नहीं कर पा रही? देखिए, पहली बात यह है कि एनईसी की जो मीटिंग थी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में, उसमें हमने बड़ा कैटेगोरिकली अपना स्टैंड लिया था और बड़ा हमने क्लियर अल्फाज में ये बात की है कि जो ग्रांट आप खैबर पख्तूनख्वा से मांग रहे हैं, जो 175 अरब के लगभग बनता है, वो इमरान खान साहब के मुलाकात से मशरूत है। सीएम अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। इतना बड़ा फैसला सीएम अफरीदी साहब अकेले नहीं कर सकते। इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। जिस तरह बाकी पार्टियां इस तरह किस्म के फैसले अपने लीडर से कंसल्ट करते हैं, हम भी कंसल्ट करना चाहते हैं। हम उनके सामने सारी सिचुएशन रखना चाहते हैं, फिर उनका फैसला है, वो जो भी फैसला करेंगे वो मनो अन कबूल किया जाएगा। बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक मुलाकात नहीं होती तो ग्रांट नहीं दिया जाएगा। सही है। अच्छा, दूसरा ये कि हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर से आपको मुज़ाकरात की दावत दी गई है। आपने मुलाकात की बात की, एक मिनट जी, आपने मुलाकात की बात की तो ये सवाल तो पहले आप गवर्नमेंट से करें कि आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, किस कानून और आइन के तहत आपने मुलाकात बंद की हुई है, आप क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को नहीं मान रहे? सीएम अफरीदी साहब का बुनियादी हक है और इमरान खान साहब का भी बुनियादी हक है कि जब भी इस किस्म की कोई इश्यूज हो तो एक मुलाकात होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि 7 महीनों से मुलाकात नहीं हो रही, उनका जाती डॉक्टर की रसाई नहीं दी जा रही, तभी सहूलत नहीं मिल रही।
बहनों से मुलाकात बंद है, वकीलों से मुलाकात बंद है, बेटों से बात नहीं हो रही। तो ये चीजें तो आप गवर्नमेंट के सामने आपको रखनी चाहिए, सवालात आपको गवर्नमेंट से करने चाहिए कि आप गैर आईनी गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे। जब हम हाई कोर्ट के साथ जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपके फैसले की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो वो जो कोर्ट है वो इतनी वीक फुटिंग्स पे है, तो वो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही नहीं लगा रहे, वो ना वो पिटीशन लगाते हैं ना सुनते हैं। हमने तो धरना भी दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, अडियाला के सामने। हमने तो जो जो चीजें थी तमाम तरह चीजों को रिकॉर्ड पे लाया, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क में लाकानूनियत है, इस मुल्क में आईन मअतल है, इस मुल्क में कानून मअतल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। तो बात बड़ी तो वाज़ेह है शफी कि साहब, जब तक हमारी अगर मुलाकात नहीं आपने जैसे होती। कहा था कि मुलाकात के बगैर बजट भी पेश नहीं करेंगे हम, लेकिन बजट आपने पेश कर दिया। अगर बजट पेश ना करते देखिए, तब ये तो जिम्मेदारी हुकूमत थी, पर ये दबाव देखिए- बढ़ता। तो अब भाई बजट आपने नहीं, पेश अगर कर दिया, आप- एक हुकूमत सुन क्यों लीजिए। मुलाकात करवाएगी फिर? आपका नहीं, आप सुन लेना, अगर हम बजट पेश ना करते तो आईनी जिम्मेदारी हमारी थी। हमने तो जो हमारे पास आखिरी दिन था, हम वहां तक इस चीज को लेके आ गए हैं, फिर हमने रेगुलर बजट पेश कर दिया। अगर ये बजट पेश ना करते तो 30 जून के बाद क्या होता वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की अमानत है, और इस हुकूमत को जो है, ये हुकूमत जो है वाहिद फॉर्म 45 की हुकूमत है जो वोट के जरिए बनी है। हमें किसी ने भर्ती नहीं किया, ना हमें 17 सीटों पे जो है कोई हुकूमत दी गई है, या मरियम सफदर की तरह जो अपनी सीट हारी हुई है वो उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। बात बड़ी वाज़ेह है कि हम अवाम के बाजू से आए हैं, हम अवाम की वोट की ताकत से आए हैं, और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पे कायम है। अगर हम बजट पेश ना करते, जो आईनी पिचीरियां आनी थी वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो शफी हमने जान end of the day साहब, तक अभी चीज़ों फिर को से लेके आ गए मुज़ाकरात हैं। की ऑफर होगी आपको, बड़ी ओपन ऑफर हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया किससे करें? है, और वज़ीर आज़म तो किससे खुद करें? आपके रहनुमाओं से मुलाकात के लिए, इस्लाम करने के लिए पहुंचे हैं। तो कोई मूड है आपका मुज़ाकरात का? नहीं, मुज़ाकरात इमरान साहब किससे करें? उनसे करें जो 17 सीटों पे विराजमान है। जिससे हम मुलाकात की बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूं, या स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करे जिसने 5 महीने अचकजई साहब का नोटिफिकेशन रोका हुआ था। ये जितनी भी हजरात जो है बार बार मुज़ाकरात की ऑफर्स कर रहे हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। हम बिल्कुल सियासी लोग हैं, हम बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन जब भी आप जिरगा करते हैं, जब भी आप बातचीत या मुज़ाकरात करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि अगला जो फरीक है उसके पास कितना इख्तियार है। हमें नहीं लगता कि ये कुछ फैसला कर पाएंगे। इनसे जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि हम कंसल्ट करके पूछ के बताएंगे, और फिर वापस कोई रिप्लाई भी नहीं देते। गौहर साहब तो चीजों को कई दफा आगे लेके बढ़े, लेकिन डेडलॉक का शिकार हुए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि हम इनसे अचकजई साहब अगर इनसे बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये मैंडेट उनके पास है। हम कुछ प्रिंसिपली चीजों पे उनके साथ एग्री हो चुके हैं। अगर हुकूमत चाहती है मैंडेट की वापसी पे बात करना चाहती है तो बिल्कुल बात करने को तैयार है। फ्रेश इलेक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। 64,000 FIRs की जो काटी गई है हमारे वर्कर्स पे, उसकी वापसी की बात करते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। इमरान खान साहब की रिसाई की बात करेंगे तो बिल्कुल बात करेंगे। अगर इन चीजों पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार है। तो आपको तो बैठना पड़ेगा ना साथ। वज़ीर आज़म यही तो कह रहे हैं कि आप बैठें, बात करें, मुज़ाकरात करें। बड़ी एफर्ट्स पहले भी हुई हैं, तो कहीं बैठेंगे तो बात होगी। हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात का रास्ता भी इसी मुज़ाकरात के नतीजे में निकल आए। देखिए, जहां तक मुलाकात की बात है तो मुलाकात जो है वो हमारा आईनी और कानूनी हक है, और इमरान खान साहब का बुनियादी हक है। आपने देखा होगा कि जो 302 का मुल्जिम होता है, जिसपे फांसी का आर्डर हो चुका होता है, वो भी अपनी फैमिली से मिलता है। लेकिन ये जो इस तरीके से इमरान खान साहब को इन्होंने अगवा किया हुआ, मैं इसको कैद नहीं कहूंगा, ये अगवा किया गया है। और अगवा के बाद ही इस तरह की सिचुएशन बनती है कि ना कानून को ये मानते हैं, ना आईन को मानते हैं, ना जेल सुपरडेंट किसी अदालती अहकामात को मानते हैं। अब जेल सुपरडेंट जो है वो किसके अंडर है? वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। पंजाब में किसकी हुकूमत है? मरियम सफदर की हुकूमत है। तो मरियम सफदर अपनी अना की तस्कीन के लिए इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। तो शफी जान साहब, आपको तो ऑफर हुई है ना कि आप पूरा बजट पेश करें, आपकी मुलाकात करवा देंगे। फैसल वाडा साहब ने तो आपको ये ऑफर भी की थी। तो फैसल वाडा साहब जो हैं वो कोई हुकूमत का जो है रिप्रेजेंट नहीं करते, वो हुकूमती अरकान नहीं है। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो ऑन द स्क्रीन कही, लेकिन मैं हुकूमत की इस वक्त बात कर रहा हूं कि हुकूमत इतनी बेहिस हो चुकी है। बात बड़ी वाज़ेह है कि आज हम रिसीविंग एंड पे है, हमारे पास कोने को कुछ नहीं है। कोने को अगर सब कुछ है तो हुकूमत के पास है, क्योंकि ये 17 सीटों पे भर्ती किए हुए लोग हैं, ये किसी की बैसाखियों पे खड़े हैं। अगर वो सहारा इनसे छीन लिया जाए तो अगले 10 दिन ये हुकूमत गिर जाएगी। और इमरान खान साहब की जहां तक बात है और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो मुज़ाकरात तो गौहर साहब भी लेके कई दफा आगे लेके बढ़े, लेकिन डेडलॉक का शिकार हुए। अब डेडलॉक का शिकार क्यों हुए? क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं है। इनसे जब भी हमने इमरान खान साहब के मुतालिक बात की है, हमने FIRs की जो नाहक हमारे वर्कर्स पे 64,000 FIRs काटी गई हैं उसकी बात की है, 22,000 लोग जो हमारे जेलों में जा चुके हैं
उनकी बात की है, इनको हमने बेख्तियार पाया है। ठीक है जी। अच्छा, ये आखिर में सर ये बता दें कि अडियाला क्यों नहीं जा रहे? अलीमा बाजी जो है वो बुलाती हैं, लोग इकट्ठे नहीं कर पाते। बिल्कुल, हम सूबाई हुकूमत के जितनी MPAs हैं हर मंगल को वहां पे मौजूद होते हैं। और जहां तक आप लोगों की बात कर रहे हैं कि अगर आप 4 से 5 किलोमीटर इर्द गिर्द की रेडियस पे नाकाबंदी करते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं, लोगों को उठाते हैं, लोगों को रोकते हैं, लोगों को आप प्रिजन वैन में गिरफ्तार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पे लास्ट ट्यूसडे को नंबर था वो हौसला अफजा था। ये इतना खौफ इमरान खान साहब का है कि मुलाकात के दिन पूरी 4 से 5 किलोमीटर की रेडियस में चारों अतराफ से इनको नाकाबंदी करनी पड़ती है। तो आप 10 इस पे बात हजार क्यों नहीं बंदे कब करते? इकट्ठे करेंगे? बंदे बिल्कुल, आपने देखा होगा कि लास्ट ट्यूसडे को भी हजारों का हमारा तादाद था, इस ट्यूसडे को भी हौसला अफजा नंबर वहां पे आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन आप गवर्नमेंट से भी करें कि ऐसी क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि आपको नाकाबंदी करनी पड़ती है, आपको कर्फ्यू लगाना पड़ता है, आपको कानून और आइन की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान के नाम से खौफजदा हैं। बिल्कुल जी, हुकूमत से भी पूछेंगे, हुकूमत से पूछते भी रहते हैं। फिलहाल के लिए शफी जान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।